नाज़रीन, आपका फिर एक बार इस्तक़बाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। हम आज बात करने वाले हैं मिस्टर इरफान खान साहब से। इरफान खान साहब, आपका इस्तक़बाल है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हम बदलेंगे देश बदलेगा। नाज़रीन, आप जानते हैं एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है इरफान खान साहब। लोग कहते हैं कि इरफान खान का कार्टून इंडस्ट्री में कार्टून बनाने में, आम आदमी की आवाज़ को कार्टून के ज़रिए से आम हिंदुस्तानी तक पहुँचाने में जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। मैं इरफान खान साहब आपसे जानना चाहूँगा कि कार्टून का प्रोफेशन आपने क्यों चुना और कार्टून की क्या सिग्निफिकेंस है आज के माहौल में? दरअसल में हर आदमी ये चाहता है कि उसकी कोई पहचान आवाम में होना चाहिए। तो उसी तरह से मैं ये सोचता था कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे कि मेरा अपना अंदर का जो एंगर है एक सोसाइटी को लेके वो भी सामने आए और उसमें एक सॉर्ट ऑफ सोशल वर्क जो है वो भी होना चाहिए। आपकी शख्सियत को देख के तो ये नहीं लगता कि आप अंदर से झुंझलाए हुए और जो गुस्से वाले इंसान होंगे, लेकिन आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, मैं जानता हूँ। लेकिन ये जो एंगर है कैसे छुपा कर रखते हैं आप? ये एंगर को मैं अपने कलम से निकालता हूँ, छिपा कर तो रखना पड़ता है। हाँ। क्योंकि अगर आप दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? आप किसी को मारेंगे जाके, हाँ, या गाली बकेंगे तो दिन में 2-3 बार तो आप पिट ही जाएंगे उसमें। केसेस हो जाएंगे। हाँ, केसेस हो जाएंगे। हाँ, ये तो ज़रूरी होगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा डेमोक्रेटिक जो नज़रिया हमारे संविधान के दायरे में रहकर अपनी आवाज़ को कार्टून के जरिए एक्सप्रेशन की एक जो हमें आज़ादी दी गई है उसको मैंने उठाया, उसका फ़ायदा लिया है और मैंने उसमें सोचा कि मैं कुछ लिखना शुरू करूँ। तो शुरू में ऐसा लगा कि शायद इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरी ड्राइंग जो थी ऊपर वाले के करम से कुछ ठीक ठाक थी। तो मेरी जो मरहूम वालदा थी उसमें मुझे इस्लाह कराती थी जी, कुछ कहा कि आप इसमें बनाइए, तो उन्होंने काफ़ी मुझे इनकरेज किया। आपका ताल्लुक ग्वालियर से? जी, मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ और मैंने सोचा कि मैं फिर इसी लाइन में जाऊँ। तो मेरा एक छोटे माँ के अखबार हैं, उनके अंदर कार्टून छपना शुरू हुए। तो पहले तो साल में एक बार छपता था, दिवाली विशेषांक वगैरह के अंदर। उसके बाद में जो है शायद आपने ग्वालियर में इंडिया के साथ भी जुड़े। टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं गया हूँ 91 में। 91 हाँ, 90 में मेरी एक एग्जीबिशन दिल्ली में लगी थी जी। तब मेरा सिलेक्शन वहाँ हुआ। तब मुझे वहाँ राजेंद्र माथुर जो थे वहाँ के एडिटर नवभारत टाइम्स के, उन्होंने कहा कि आप लखनऊ ज्वाइन कीजिए। तो मैं लखनऊ चला गया था। तो मैंने देखा कि मैं अपना काम जो है इसमें कार्टून बनाने में ठीक तरीके से कर पा रहा हूँ और मुझे लगा कि इससे लोगों का रिएक्शन भी आता है, इनकरेज भी हो रहा है, लोग समझ रहे हैं इसको, मेरी बात को। कार्टून एक ज़रिया है तल्ख बातों को बहुत अदब से, एहतराम से लोगों तक पहुंचाने का। ये कहाँ तक आप सही मानते हैं? बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखिए जितने भी विजुअल के मीडिया हैं, चाहे वो फोटोग्राफ हो, पेंटिंग हो, कोई भी चीज़ है, अगर इबारत लिखी होगी तो लोग उसे पढ़ेगा नहीं, लंबी चौड़ी होगी, लेकिन जहाँ कुछ बना हुआ दिखेगा उसे तो एकदम कैच करता है। वो कार्टून जो है वो अपने आप में पूरी लिखने की और ड्राइंग की और जैसे और भी चीज़ें हैं उनके अंदर आपको लिखना भी पड़ेगा। इसमें कार्टून में ऐसा नहीं होता। कई कार्टून ऐसे होते हैं बिना लिखे समझ में आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेसिव जो मीडियम है वो कार्टून है, जो बच्चे को भी समझ में आता है। कार्टून नेटवर्क क्यों इतना पॉपुलर है? क्योंकि वो कार्टून ही ऐसी चीज़ है जो बच्चों को भी समझ में आ जाती है और बड़ों को भी समझ में आती है। आप इंस्पायर कहाँ से हो गए जो टू बी कार्टून के प्रोफेशन में आने के लिए? इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? ये बिल्कुल ऐसी एग्जैक्टली जैसे आपने कहा ना स्पाइडरमैन, इसी तरह की पहले जो है वो कॉमिक बुक्स आती थी जिसमें कि आर्मी की उसकी बहुत बड़े वॉर के बारे में बताते थे। तो उनको मैं पढ़ता था बचपन में। मुझे लगता था कि ये आर्ट जो है वो इंडिया का नहीं है, वो बाहर से कहीं से आया हुआ है। क्योंकि कुछ ही अखबार थे, अंग्रेज़ी के अखबारों में ही आता था, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, जो हमारे शहर में नहीं आते थे वो अखबार। तो उनको मैं देखता था जाके लाइब्रेरी वगैरह के अंदर। तो लक्ष्मण के कार्टून्स देखा, जैसे मारियो मिरांडा के कार्टून्स देखे। लेकिन आप कार्टून बनाते बनाते आप उलझ भी गए एक बार जी, जस्टिस सबरवाल के केस में। जी, वो क्या था? वो बहुत अभी मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही रिमार्केबल इंसिडेंट था और जो है आप पर जो है इल्ज़ाम भी लगा। मैं मिड डे में जब अपने कार्टून्स बनाता था तो उसमें स्टोरी छपी थी। एडिटर ने स्कोप किया था कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, उनकी टाइम में जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी उनका उन्होंने हवाला दिया था। उसके बाद क्वेश्चन किए थे उन्होंने काफ़ी। तो उसने मिड डे अखबार में, हाँ, तो उस पर एडिटर ने मुझे कहा कि इरफान जी आज इसके ऊपर कोई कार्टून आप भी बनाइए। तो मुझे क्या था
मैंने देखा कि ये करप्शन का मामला मुझे लग रहा है कुछ, आवाज़ उठाने वाली तो बात मैंने इसके ऊपर बना दिया, क्योंकि मैं तो रोज़ ही करप्शन पे बनाता हूँ। है। हमारे जो इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ में एक एक करके आप जब कार्टून बनाते हैं, जैसे अन्ना हजारे की ही बात हो गई, तो ये लोकपाल का इशू हो गया। आप मुझे बताइए, डेमोक्रेसी जो हमारा संविधान है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उस पर भी आपने कुछ बनाए होंगे कार्टून्स, तो आपके जहन में क्या था? एक्चुअल में ये क्योंकि करप्शन का इशू है जी, और लोकपाल विधेयक जो है वो करप्शन को दूर करने के लिए लेके आने के लिए एक बिल जो है वो उसकी डिमांड की गई है। तो मेरे जितने भी कार्टून्स होते हैं वो उसी दायरे में होते हैं। उसमें करप्शन जो है वो डेली कहीं ना कहीं जो होता है उस पर मैं उठाता हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि पार्लियामेंट और उसके बाहर डेमोक्रेसी, तो उसके ऊपर मैं डेली ही रोज़ जैसे बैठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आज क्या डेवलपमेंट तरीका कैसा होता है? तो उसको मैं, आपको आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? मैं एक्चुअल में क्या है, मैं एक तो मेरे दिमाग में बहुत रेफरेंसेस बहुत रहते हैं, तो उनको मैं इकट्ठा करता जाता हूँ। जैसे कि अन्ना के बारे में है, या अन्ना के बारे में एक एक एमपीज़ ने किसने कब क्या कहा था, मुझे ये याद रहता है इससे, तो मैं उस रेफरेंस को यूज़ करता हूँ कि किस पार्टी का था और वो अभी क्यों ऐसा कह रहा है। तो इसके पीछे वो पूरी पुरानी कहानी जो होती है ना, उसका हवाला ज़रूर होना चाहिए आपके पास में। आपने पहले प्रिंट मीडिया में काम किया और ये भी कहा जाता है कि इरफान खान वो पहले इंसान है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कार्टून्स को पॉपुलर किया। जी। तो वो पहला कौन सा जो अचीवमेंट था, जो इशू था, जिस पे आपने कार्टून के ज़रिए से आम आदमी की आवाज़ को बहुत शोर शोर से उठा दिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर? मैं हिपोक्रेसी के ऊपर कार्टून्स बनाता हूँ, पॉलिटिकल हिपोक्रेसी, मेरा मेन एजेंडा यही है। तो स्पोर्ट्स पे भी मैं बनाता हूँ और सोशल इश्यूज़ पे भी बनाता हूँ, मैं सब पे बनाता हूँ। इरफान खान साहब, यहाँ पर मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ, इससे मुझे एक ब्रेक लेना होगा। नाजरीन, हम अब यहाँ पर ब्रेक लेंगे। ब्रेक से लौटने के बाद हम बात करेंगे आज का सबसे इम्पॉर्टेंट इशू जो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी लौटते हैं। नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा पर। मैं बात कर रहा हूँ इरफान खान साहब से। इरफान खान साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आज जो गर्म मुद्दा है, लोकपाल तो है ही है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी है, एक माइनॉरिटीज़ भी, रिजर्वेशन का इशू भी मैं आऊँगा उस पर। आप मुझे अब बताइए कि आपकी क्या सोच है यूपी के बारे में और किस किस्म का रंग ये यूपी की पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में लाएगी? रिजर्वेशन की जहाँ तक बात है, मुझे तो लगता है कि इसमें सारा जो एंगल है वो पॉलिटिकल तो है ही, बिना पॉलिटिक्स के तो कुछ होता नहीं है। इलेक्शन में मैं, जैसे कि आपने देखी अभी जो चल रहा है राहुल गांधी वर्सेस मायावती, वहाँ तो एक ही इशू रह गया वहाँ पर कि एसडीएम मायावती और राहुल गांधी। तो मायावती का पूरा अपना करियर और राहुल गांधी का पिछले जो दो साल हैं और आगे आने वाले जो उनका करियर है वो भी इसी इलेक्शन के ऊपर ही है। 2014 जनरल इलेक्शन में वो भी। हाँ, इवन ये कि अगले वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो भी डिपेंड करेगा कि वो अगर यूपी में विन करते हैं उसके बाद में उनके वो चांस बनेंगे। वरना मेरा जो अपना अंदर का एक असेसमेंट बता रहा है कि अगर वो ये वाली बाजी हार जाते हैं तो शायद वो पीएम के लिए भी लोग उनको पसंद आम तौर पे ये कहा जाता है कि यूपी की पॉलिटिक्स कैस्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है। वहाँ पे दलित भी है, वहाँ पे पिछड़े भी हैं, ओबीसीज भी हैं, यादव्स भी हैं, मुसलमान भी हैं। आज हमारी राजनीति, हमारा मुल्क जिस संविधान से चल रहा है, वहाँ पर लोग तो कहते हैं कि मेजॉरिटी की गवर्नमेंट होती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि माइनॉरिटी वोट लेने वालों की ही हुकूमत बन रही है। ऐसे माहौल में 20-22%, 24% अगर किसी को वोट गिरता है तो वो ऐसे स्थिति में आ जाते हैं कि वो हुकूमत स्टेट में बना सकते हैं। तो हम ये किसको आप दोषी मानेंगे, किसको इल्ज़ाम देंगे? क्योंकि वो आपने एक सिस्टम ऐसा बना दिया, पॉलिटिशियंस उसके लिए जिम्मेदार हैं। हाँ। क्योंकि आप देखिए जब भी वो कभी खड़ा करते हैं कोई भी, तो वो देख लेते हैं कि वहाँ पर कौन सा परसेंटेज ज़्यादा है। हाँ। तो वो अगर उनको वहाँ पर वो माइनॉरिटीज़ दिखाई देता है तो उसमें माइनॉरिटीज़ में इसलिए लेके आते हैं, तो दूसरा वाला उसको काटने के लिए, ऐसा नहीं अपर कास्ट का कोई आदमी खड़ा करेगा। हाँ। तो उससे क्या है कि वो चीज़ जो है वो बराबर अपना बढ़ती चली जा रही है। तो उसको रोकने के अगर कोई जरिया है तो वो सिर्फ पॉलिटिशियंस के पास ही है। तो सिस्टम हमारा जो है इस तरह का बन गया है। अच्छा, माइनॉरिटीज़ का सभी का ये है कि नज़रिया कि हमारी ज़ात का होना चाहिए, नहीं है तो क्यों नहीं है यहाँ पे खड़ा हुआ। आपका एक कार्टून है जिसमें आप मुलायम सिंह यादव को
साइकिल पर बिठाकर उसमें हवा भर के उनके चलाने की, आपने ये कहा कि चल रही है, मुलायम सिंह यादव एक्चुअली लीड करेंगे। वो जो सर्वे अभी आया था जिसके ऊपर वो कार्टून आपने देखा था, वो ये बताता था कि मुलायम सिंह यादव को गेन होने जा रहा है इस बार। लेकिन जैसे कि इलेक्शन की डेट्स आने के 2 दिन पहले ही कांग्रेस ने उस साइकिल की हवा निकाल दी है। रिजर्वेशन का फायदा तो होगा जब उस कौम को पूरा फायदा मिल रहा है तो वोट्स में कन्वर्ट होने में भी वो मदद मिलेगी, कांग्रेस को फायदा होगा उसका। तो मुलायम सिंह को अल्टीमेटली उसका नुकसान होगा। अच्छा, उनका जो है वो बहन जी का वोट है, वो तो उनका अपना बंधा हुआ है, तो वो वोट उनका कहीं नहीं जाना, वोट बैंक तो उनके पास है अपना। तो इधर कांग्रेस को फायदा जरूर होगा इसका। कितना आपको लगता है कि अब ये आने वाले दिनों में किस तरीके के मोड़ लेगी और कैसे रिजल्ट्स आएंगे? अब जिस तरह से बहुत एक्टिवली काम किया है गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कि उसका रिजर्वेशन लागू भी हो गया है वो जी, और उस पर काम भी शुरू हो गया है जी, तो ये काफ़ी जल्दी सारी चीज़ें की हैं, तो उसका असर भी मुझे लगता है कि इलेक्शन में उनको मिलना चाहिए। रंगनाथ मिश्रा कमीशन जी की रिपोर्ट ये कहती थी कि 15% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज़ को मिलना चाहिए, जिसमें से 10% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए वो अलहदा से रिज़र्व करने की बात करते थे। कई दिनों से ये कमीशन रंगनाथ मिश्रा कमीशन जो रिपोर्ट आ चुकी है वो पार्लियामेंट में है, लेकिन वो पेश नहीं हो रही है। ये क्या ज़रूरी नहीं था कि उस रिपोर्ट को आगे बढ़ाया जाता? ये ओबीसी से 5.5-4.5% निकालने की क्या वजह होगी? अच्छा देखिए, यहाँ भी वही बात आ गई थी कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो रंगनाथ मिश्र वाला मामला भी जो है वो भी हल हो सकता था जी हाँ, लेकिन वो छोटा सा मतलब पैसा लेकर के और उसको दे करके खुश करने वाली बातें हैं ना। ये तो माइनॉरिटीज़ के प्रॉब्लम्स बहुत बड़े हैं, ये सब जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन उनकी आवाज़ जो उठती है वो आवाज़ वो अक्सर कैसे उठती है? आपको कैसे लगता है कि वो आवाज़ किस तरह उठाते हैं अपनी आवाज़? वो अपनी आवाज़ को एक बहुत ही पॉजिटिव वे में मुझे लगता है कि वो अंदर ही अंदर अपना जो है पुख्तगी से है उसको उठाते हैं और वो सड़कों पर तो जाते नहीं है इस तरह से खड़े होकर पथराव नहीं करते हैं, तो बहुत वेल ऑर्गेनाइज तरीके से जो है। फिर लोग कहते हैं कि उनकी लीडरशिप नहीं है, तो ऑर्गेनाइज कैसे हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है, लीडरशिप तो उनके पास, कोई भी कौम जो है बिना लीडरशिप के तो चलती नहीं है जी हाँ। और इसमें यही देखा जाता है कि वो अपना काम कैसे कर रहे हैं, वो क्या वायलेट होके कर रहे हैं हाँ। या कि वो इस तरह से कर रहे हैं खुद मतलब आराम से चुपचाप से बैठ के पीस में काम करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको जो लीडरशिप है वो उनको ये नहीं बताती है कि आप जाके हंगामा करें या तोड़फोड़ करें। आप ये कह रहे हैं कि लीडरशिप ना होते हुए भी उनकी एक सोच है जो समझती है हिंदुस्तान का कानून अच्छा है, हमको कानून पे भरोसा रखना चाहिए और हमारी बात को वोट के ज़रिए से और क़ानून को इस्तेमाल करके करना चाहिए। हमें रोडों पे निकलने से हम अपना डेमोक्रेटिक तरीके से लंबा सफ़र ज़रूर है, लेकिन आसानी आ सकती है। वैसे ये रिजल्ट भी जो नज़र आ रहा है अभी तक तो यही हुआ कि देखिए कहीं पर भी कोई एजिटेशन ऐसा दिखाई नहीं दिया है क्योंकि जहाँ पर कि भाई सरकारी प्रॉपर्टी को किसी को किया हो या बहुत अच्छी बातें मनवाने के लिए सड़क पर आए हो, आपने बहुत ज़बरदस्त बात कर दी, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये खुशी की बात भी है कि ऐसे सभी लोगों को जिम्मेदार रोल प्ले कर रही है माइनॉरिटी। हर आदमी को अपना एक इंडियन होने का वो दिखाना चाहिए। इरफान खान साहब, यहाँ पे फिर एक वक्त हो गया ब्रेक का, मैं ब्रेक लूँगा। नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी लौटते हैं। उर्दू पर नाजरीन आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। इरफान खान साहब, हम पूछेंगे अन्ना हजारे के मूवमेंट के बारे में, बताइए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? करप्शन के ऊपर एक किसी आदमी ने ऐसी आवाज़ उठाई है जो कि आज जहाँ पर भी बैठ जाता है देश में, वो मुंबई में क्या कहीं पर भी कोने में भी बैठ जाएंगे वहाँ पर लोग जुटना शुरू हो जाएंगे उनके साथ में। तो ये मुद्दा ही ऐसा है और इसके ऊपर जितने लोग इकट्ठा हो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा है और इसको ख़त्म तो होना चाहिए करप्शन को। हाँ, आप समझते हैं कि करप्शन ख़त्म होने के लिए एक लोकपाल बिल या कुछ सीबीआई को अगर जो है लोकपाल के अंडर में कर दें या उसको टोटली ऑटोनमस बना दें, इससे ये देश में करप्शन ख़त्म हो जाएगा, टोटली ख़त्म हो जाएगा? करप्शन जो है लोगों का एक लिविंग स्टाइल हो चुका है जी, उसको आप अपनी उसकी ज़िंदगी में से कैसे निकालेंगे? हर एक छोटे आदमी का, बड़े आदमी, जिस हिसाब की महंगाई और वो जिस तरह का माहौल बना हुआ है
तो उसमें करप्शन तो लोगों ने सोचा हुआ है कि ये तो बहुत मामूली सी चीज़ हो गई। अभी सिटीजन चार्टर भी आया है, जी जी, उससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है, वो बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया हाँ, चीज़ वो है। बहुत कांग्रेस अच्छी ने चीज़ जिसको है, लाया। हाँ। कम से कम जो आदमी जा रहा है कम उसका काम तो होना चाहिए। 40-50 साल में नहीं हुआ वो काम, अब ये मूवमेंट के ज़रिए से पॉजिटिव मूवमेंट जो अन्ना हज़ारे और टीम ने किया, वो मूवमेंट डेफिनेटली पॉजिटिव है। उसकी वजह से प्रेशर से ये पार्लियामेंटेरियंस को भी लगा कि भाई हमें कुछ करना चाहिए, ये तो एक अचीवमेंट है। ये मतलब एक डर है, ये आप देखिए वो कहते हैं कि संसद सर्वोपरि है, हमसे तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। तो पार्लियामेंटेरियन फिर उसको इसका मतलब है कि अन्ना का और जनता का डर है, तभी तो इतना। इरफान खान साहब डर है, लेकिन देखिए थोड़ी बात आगे बढ़ी ना, देखिए बिल्कुल बहुत आगे बढ़ी है। और हम पब्लिक का फियर तो होना चाहिए, बहुत फियर है, लेकिन ये फियर बदलता है वोट के ज़रिए आप फियर को निकाल सकते हैं। हमको हर 5 साल में हर आए दिन हमको मिलता है अपॉर्चुनिटी। क्यों आम हिंदुस्तानी 121 करोड़ की आमदनी क्यों फेल हो चुकी है कि हमने सही इलेक्शंस को इस्तेमाल नहीं किया, सही वोट नहीं डाले और पार्लियामेंटेरियंस को सही इलेक्ट करके हमने पार्लियामेंट में नहीं भेजे? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी है। आप लोगों को सोचना चाहिए कि कौन करप्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि करप्ट तो अब सारे ही हैं, लेकिन उनमें से कम करप्ट कौन है? सबसे कम जो करप्ट हो उसको वोट दें। यही तो अन्ना का कहना है कि जो लोग आप देख रहे हैं जो करप्शन कर रहे हैं और जो करप्शन के फेवर में बोल रहे हैं, जो लोकपाल के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, उनको वोट मत कीजिए आप। आप हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारे नाजरीन के लिए जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए एक ऐसा कार्टून बनाइए जो आज इस सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट एंड लोकपाल और अन्ना हज़ारे पर तो है, तो हम उसको अपने नाजरीन तक पेश करेंगे। जी जी प्लीज़। देखिए ये लोकपाल की हालत है आज जी। वो लोकपाल एक्चुअल में जो है वो जो गवर्नमेंट देना चाहती है जी, वो इस तरह का है कि जिसके पास में करने के लिए बहुत पावर्स वगैरह तो नहीं है, जब वो उसके ऊपर जांच के ही उसके पास में पावर्स नहीं है, और जिसमें कोई पॉलिटिशियंस नहीं आ रहे हैं और एम्प्लॉयज़ वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो अब वो कैसे रोकेगा करप्शन को? करप्शन का मैंने जो है ये देखिए बिजू का बनाया है, ये है लोकपाल जी, ये लोकपाल है। ये खेत है जी उसमें लोकपाल जो है वो इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं जी ना। और यहाँ पर तो ये आपका ये मेरा कार्टून है, इसके ऊपर के पावर्स होने चाहिए। पावर्स होने आप ये नहीं समझते कि इन जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें और जो है सही जो चाहते हैं, असल में लोग जैसे चाहते हैं आम आदमी की मदद से इलेक्शंस के ज़रिए जी जी वो काम करें। नाजरीन, हम यहाँ पर इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर एक बार इरफान खान साहब के साथ हम हाजिर होंगे और बात करेंगे दूसरे इश्यूज़ पर। खुदा हाफिज़, जय हिंद।